नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 1 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये डिटेल में वीडियो होता है 40 मिनट से ज़्यादा का, तो इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक देखा कीजिए वीडियो को। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बाद में भी आते हैं, पीटी फैक्ट तो कई सारे बाद में भी बताता हूँ मैं। ओके, आपका एग्ज़ाम 30 सितंबर को ही होगा। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे जगहों पर अफवाह चल रहा है कि भाई जैसे टीआरई का एग्ज़ाम मार्च में होने की चर्चा है, तो क्या बीपीएससी का भी हो सकता है। कभी भी सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम इतने शॉर्ट नोटिस पर कभी नहीं होता है। फरवरी आ गया है, 1 महीने बाद तो बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं ही हो सकता है, संभव ही नहीं है ना। तो आपका तय समय पर ही एग्ज़ाम होगा, उसको लेकर चिंता कभी मत कीजिएगा। अपना पढ़ते रहिए अच्छे से और इन सब अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। देखिए अगला हेडिंग क्या है आज का। हेडलाइन है कि ईडी ने किनको, तो हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया है। भ्रष्टाचार के मामले में इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन बनाया था कि एक और अपोजिशन लीडर जो है वो गिर गए और वो अरेस्ट कर लिए गए। नीतीश कुमार पहले अपोजिशन में थे और वो कहाँ पर आ गए, एनडीए में आ गए। हेमंत सोरेन नहीं आए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब और भी अपोजिशन के लीडर्स जो हैं उनके पीछे ईडी को छोड़ा जा रहा है, ऐसा आरोप है। मैं इसका सत्यापन नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है इन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, मुझे नहीं पता। अगला है कि केजरीवाल जी, इनको 5वीं बार नोटिस दिया गया है ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। पता ही होगा आपको, भारत सरकार में आजकल एक ही विभाग चर्चा में रहता है, ईडी। तो ईडी का इनको 5वीं बार दिया गया है समन कि भैया आप हाजिर होइए, सवाल जवाब करना है। लेकिन ये नहीं जा रहे हैं, मुझे लग रहा है अब अरेस्ट ही होंगे अगली बार। उसके बाद से चंपई सोरेन जो हैं ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। कहाँ के, तो झारखंड के बने हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहुत पुराने, झारखंड के लिए लड़ाई लड़ने वाले सबसे पुराने लोगों में से एक हैं ये। कौन, तो चंपई सोरेन। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए केजरीवाल जी वाला न्यूज़ यहीं पर लिखा हुआ, इनको भी 5वीं बार समन दिया गया है। अगला न्यूज़ है कि आरबीआई ने पेटीएम जो आप यूज करते हैं, पेटीएम एक समय में भारत के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में सबसे प्रमुख लीडर था ये। पेटीएम को 29 फरवरी के पश्चात उसके बहुत सारे ऑपरेशंस को बंद कर देगा। जैसे पेटीएम वॉलेट भी शामिल है, जो आप पेटीएम पर पैसा रखते हो ना, अपने अकाउंट में नहीं, पेटीएम पर जो पैसा रखते हो वो वॉलेट सर्विस भी 29 फरवरी के पश्चात से सस्पेंड होने जा रहा है। आरबीआई ने इसके पीछे कुछ कारण को बताया है, हालांकि स्पष्ट नहीं किया सभी कारणों के लिए, कुछ कारणों को तो बताया है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके अलावा और क्या न्यूज़ है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, किसने, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में जो हिंदू प्रेयर्स के लिए अलाउ कर दिया है कि भाई यहाँ पर जा, जो मस्जिद का, ज्ञानवापी मस्जिद का जो बेसमेंट का एरिया है जो सील्ड था पहले, उसको क्या कहा जाता है बंधुओं, उसको कहा जाता है ब्यास का तहखाना, है ना। इसमें पूजा करने को लेकर परमिट कर दिया है। आपको पता ही होगा कि एएसआई के सर्वे में वहाँ से शिवलिंग और मूर्तियाँ बहुत भारी स्तर पर प्राप्त हुए थे, खंडित मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई थी। तो उसके पश्चात ये फैसला लिया गया, किसके द्वारा, तो जिला अदालत के द्वारा फैसला लिया गया है। बाबरी मस्जिद के और रामलला का जो एक विवाद था वो सुलटा है। अब दूसरा विवाद पनप रहा है, कहाँ पर, तो ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ। अब इस विवाद को हवा दिया जाएगा। मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूँ, मंदिर मस्जिद मुद्दे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मेरी बात से ऑफेंड मत होइएगा, हो सकता है मुद्दा, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े मुद्दे देश में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, अच्छी बात है, पूजा पाठ हो। और उसके बाद से और भी कुछ न्यूज़ है जिस पर हम लोग चलेंगे। जिसने संसद भवन में सेंधमारी की थी, 3-4 स्टूडेंट थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर टॉर्चर करके दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये बोलिए कि अपोजिशन के साथ आपका लिंक है या नहीं है। तो इन चीज़ों से संबंधित आपके एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा, है ना, ये नहीं पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। ज्ञानवापी मस्जिद से भी जुड़ा हुआ चीज़ नहीं पूछेगा, जो पूछेगा उसके बारे में बताऊंगा आपको, इतिहास के कुछ किताबों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। बाकी आज के आर्टिकल पर चलते हैं, आर्टिकल देखिए क्या है। और सीएम के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, सीएम के कार्य जो बीपीएससी में पूछा जा चुका है, सीएम के कार्य, सीएम के संवैधानिक स्थिति, कौन कौन से उनके कार्य होते हैं, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। बिहार के सीएम के कार्य में और झारखंड के सीएम के कार्य में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि राज्य के सीएम हम पढ़ चुके हैं, संवैधानिक प्रावधान उसके 2 दिन पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आर्टिकल देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, डिटेल में उसको पढ़ते हैं। क्या है आर्टिकल, तो अन्यायपूर्ण असमानताएं, हिंदू का है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस बोल दिया था। 30 तारीख को इसमें आया था, अपने द हिंदू में आर्टिकल आया था असमानता के बारे में। क्यों आया था, क्योंकि इकोनॉमी को लेकर बहुत सारे प्रेडिक्शंस सामने आ रहे हैं और डिटेल आर्टिकल है,
इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है और ध्यानपूर्वक आप भी देखिएगा। कल भी मैंने एक डिस्कस किया था, उस टॉपिक को जो कल मैंने डिस्कस किया था उसको आप जोड़िएगा अपने अपने आंसर राइटिंग से, इसको भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा क्रिटिकल वे में एनालिसिस करके हम लोग पूरा करेंगे। देखिए शुरू कहाँ से होता है ये आर्टिकल शुरू होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने भारत की सराहना की और इसे निकट भविष्य के लिए $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में देखा। $10 ट्रिलियन, आप समझ सकते कितना बड़ा होगा। अभी हमारी इकोनॉमी कितने हैं? $3 ट्रिलियन के आसपास में है। मात्र 10 ट्रिलियन के बारे में देखा है। तो भारत जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, एक न एक दिन तो 10 ट्रिलियन का 20 पर भी पहुंचेगा, है ना। हालांकि भले ही भारत अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर, इस प्रगति का लाभ हर किसी तक नहीं पहुंच रहा है, विशेष रूप उन लोगों तक जो हाशिए पर स्थित हैं। यही से सवाल आपका शुरू हो जाता है, अन्यायपूर्ण असमानता। $10 ट्रिलियन किसके लिए? 10 ट्रिलियन, ओके। आर्थिक विकास और विशेष केंद्रित बने रहने के दृष्टिकोण पर भारत की चिंता बढ़ रही है। वृहद समावेशी विकास सुनिश्चित करने, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ अगर सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे हम लोग तो 10 ट्रिलियन की जगह पर 20 ट्रिलियन ही क्यों ना हो जाएगा, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव आपको देश के रोज़मर्रा के जीवन पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। सड़कें अच्छी हो जाएंगी लेकिन उस पर पैदल चलना पड़ेगा बिना चप्पल के लोगों को, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप और व्यापक सरकारी कार्रवाई को तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है। भारत का हालिया आर्थिक विकास पर कैसा है उसको ज़रा ध्यानपूर्वक देखेंगे। वित्त वर्ष 22-23 भारत की वास्तविक जीडीपी में अनुमानित 6.9% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मजबूत घरेलू मांग का मतलब होता है अपना जो देश के अंदर का बाजार है उसके कारण, सरकार द्वारा प्रोत्साहित अवसंरचना में निवेश, सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही है, और विशेष रूप से उच्च आय अर्जकों के बीच मजबूत निजी उपभोग से प्रेरित है। अब लास्ट लाइन का मतलब क्या था? इसका मतलब है कि जो देश में उच्च आय वर्ग है, जिनकी तनख्वाह अच्छी खासी है, जिनका इनकम अच्छा खासा है, उनके निजी उपभोग के कारण से इकोनॉमी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि 22-23 में 7.2 की तुलना में 7.3 अनुमानित है। 24 में वैश्विक जीडीपी रैंकिंग भारत 5वें स्थान पर रहा। देश की अर्थव्यवस्था $3.7 ट्रिलियन की बताई गई है, जो एक दशक पहले $1.9 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की एक उल्लेखनीय प्रगति को इंगित करता है। 10 वर्षों में हमने लगभग में अपनी इकोनॉमी को डबल कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। लगभग में 1.9 ट्रिलियन था 10 वर्ष पहले 2013 के आसपास, आज कितना है? $3.7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन गई है, ओके। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 7.3 ट्रिलियन, 2035 तक $10 ट्रिलियन पहुंचने की ओर अग्रसर है। ट्रिलियन रटते जाओ। आपने देखा होगा कि सरकार के मंत्री विशेष रूप से ट्रिलियन डॉलर खेलते रहते, जो आएगा वो 1 ट्रिलियन बढ़ा के बोल देता है। कोई 3, कोई 5, कोई 10, कोई 12। क्या करें हम इस ट्रिलियन डॉलर का, अगर वो सामान्य लोगों के जीवन में कुछ बदलाव नहीं कर पा रहा है तो? प्रश्न यही है जिस पर आज का आर्टिकल है। भारत सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने 2022 के लिए भी बहुत सारे लक्ष्य रखे थे कि स्मार्ट सिटी मिशन, उसके पश्चात से किसानों की आय को दोगुना करना, बहुत सारे लक्ष्य रखे गए थे। 2022 ईस्वी में जब हमने देखा कि लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है तो हमने क्या बोला कि कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा है। ठीक है भाई, कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हमने अपने लक्ष्य को बोला अब इधर उधर की बातें छोड़ो, 5 साल 10 साल छोड़ो, डायरेक्ट 2047 की अब हम लोग बात करेंगे। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा और कहीं भी इधर उधर मत जाइएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि 2022 में लक्ष्य क्यों नहीं पूरा हो पाया तो क्या बोलोगे आप? कोरोना के कारण, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला है भारत में असमानता की कौन सी प्रवृत्ति नजर आ रही है। यहीं से आर्टिकल का डिटेल शुरू होता है। धन असमानता, आय असमानता, गरीबी पर कर का बोझ, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव, विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण की स्थिति, 2023 रिपोर्ट, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, जहां शीर्ष 10% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% भाग पाया जाता है। देश की आबादी अगर 100 लोग हैं, देश की आबादी है पूरी, तो मात्र 10 लोगों के पास देश की संपत्ति का 77% हिस्सा केंद्रित हो गया है। 10% लोगों के पास 140 करोड़ का 10% निकाल लीजिएगा। ये मैं डेटा दे रहा हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट पर भी आएंगे।
आय और समानता, उसके बाद से क्या है, भारत आबादी के सबसे समृद्ध 1% के पास देश के 53% संपत्ति मौजूद है। 1% लोगों के पास देश की संपत्ति का 53% मौजूद है। 53% देश में संपत्ति का किसके पास है? 1% लोगों के पास। जबकि आबादी का आधा हिस्सा, गरीब हिस्सा, राष्ट्रीय संपत्ति का मात्र 4.1% के लिए संघर्षरत है। अब देश की आबादी का आधा हिस्सा पूरे देश की संपत्ति का केवल और केवल 4.1% के लिए भी संघर्ष कर रहा है, उलझ रहा है एक दूसरे से। ओके, ध्यानपूर्वक अपने आस पड़ोस में देखेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि एक 20 रुपये की बिस्लेरी की बोतल अधिकांश लोगों के लिए लग्जरी आइटम में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आय और समानता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब रिपोर्ट कह रहा है, मुझे मत ब्लेम कीजिएगा। आय और समानता, विश्व असमानता रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत विश्व के सबसे असमान देशों में से एक है, जहाँ शीर्ष 10% और शीर्ष 1% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का कम से कम 57% और 22% हिस्सा है। ठीक है भाई, जबकि निचले 50% की हिस्सेदारी घटकर 13% रह गई है। गरीबी पर कर का बोझ, अब इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप पूरा इकोनॉमी समझ गए। गरीबों पर कर का बोझ भी है। आपको एक डेटा बताता हूँ मैं, क्या है वो डेटा? देश में जीएसटी भरने के अगर हम लोग वॉल्यूम के अनुसार देखें कि कितना रुपया कौन भरता है, तो निम्न आय वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग अमीरों की तुलना में ज़्यादा जीएसटी भरते हैं। ठीक है, देश में कुल वस्तु से सेवा कर का जीएसटी का लगभग 64% निचली 50% आबादी से प्राप्त होता है, जबकि इसमें शीर्ष 10% का योगदान मात्र 4% है। जो शीर्ष 10% अमीर लोग हैं देश के, उनका जीएसटी भरने में योगदान मात्र 4% है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव, कई आम भारतीयों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देखभाल नहीं मिल पाता है। उनमें से 63 मिलियन लगभग प्रति सेकंड 2 लोग हर वर्ष स्वास्थ्य देखभाल की लागत कारण गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2023, ये रिपोर्ट मैंने पढ़ाया था आपको कुछ सप्ताह पहले। भारत के लगभग 74% आबादी स्वस्थ आहार ग्रहण कर सकने की वरीयता नहीं रखती है। 39% को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है। ओके, अगला देखिए क्या है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023। भारत का वर्ष 2023 का GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी इतना ही है, आपको पता ही है, कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था, स्टंटिंग वगैरह को। लैंगिक असमानता भी अपने देश में बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है भाई? किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। ओके, 146 देशों में 127वें स्थान पर हम किस में? लैंगिक समानता में भी हम पिछड़े हुए हैं। महिलाओं को हम अपने यहाँ पर समानता नहीं देते हैं। ये किस में बताया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट होता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें भी हम क्या हैं? पिछड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते, अगला देखिए, भारत उच्च आर्थिक विकास के बावजूद बढ़ती असमानता कारण क्या है? सारा तो आपने बता दिया डेटा बेटा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इसका कारण क्या है भाई? धन का संकेंद्रण, कुछ लोगों के हाथों में धन का संकेंद्रण पीढ़ियों तक असमानता को कायम रखता है। अमीर अपने लाभ की स्थिति को अपने वंशजों में स्थानांतरित कर सकते हैं और सरकार भी थोड़ा सा उनकी तरफ में सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। अपर्याप्त भूमि सुधार को भारत में आज़ादी के पश्चात ही 1951 ईस्वी में लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत लागू किया गया। संपत्ति का अधिकार को याद कीजिए, संपत्ति का अधिकार के बाद कौन सा चीज़ याद आना चाहिए? 9th शेड्यूल याद आना चाहिए। 9th शेड्यूल इसलिए बनाया गया था कि उसमें लैंड रिफॉर्म जैसे एक्ट को डाला जा सके जो क्या करे, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बच सके। इसीलिए 1951 में जब क्या लाया गया? लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया। उससे पहले 9th शेड्यूल लाकर उसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि 9th शेड्यूल में डाली गई चीज़ों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है आज। क्रोनिक कैपिटलिज्म, भ्रष्ट आचरण और पक्षपात के परिणाम स्वरूप किसी चुनिंदा समूह के बीच धन संचय की स्थिति बन सकती है जो असमानता में योगदान दे सकती है। समावेशी विकास नीतियों का अभाव है आज भी अपने देश में। इंक्लूसिव ग्रोथ वाली नीतियों का अभाव है आज भी अपने देश में। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या तात्पर्य होता है? सभी तक समान पहुंच देश के संसाधनों का, यही होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, देखिए क्या है कि आर्थिक लाभ का विषम वितरण है। आर्थिक लाभ जो प्राप्त होता है उसका वितरण भी कोई अभी तक समान रूप से संभव नहीं हो पाया है। प्रतिगामी कराधान नीतियां, अब अपने देश की जो कर प्रणाली है वो अमीरों के पक्ष में झुकी हुई है। कर प्रणाली जो अमीरों के पक्ष में झुकी होती है या प्रगतिशीलता का भाव रखती है, आय और समानता में योगदान कर सकती है। सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी, सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है?
हेल्थ बीमा, ये सब सामाजिक सुरक्षा में आते हैं। अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा जाल और कल्याण कार्यक्रम कमजोर आबादी को पर्याप्त समर्थन से रहित छोड़ सकते हैं, जिससे धन का अंतर बढ़ सकता है, नहीं बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अपर्याप्त श्रम नीतियाँ हैं अपने देश में आज भी। अर्थव्यवस्था का वित्तीयकरण, वित्तीय बाजार पर बल देने और उत्पादक निवेशों पर अटकलों से वित्तीय क्षेत्रों में धन का संकेंद्रण हो सकता है। वेतन मजदूरी अंतराल भी बहुत ज़्यादा है, कोई न्यूनतम वेतन नहीं है भी तो उसको लागू नहीं किया जाता है। कमजोर श्रम बाजार नीति, वेतन विनिमय, सीमित सामूहिक सौदेबाजी अधिकार सहित आय असमानता में योगदान कर सकती है और कर रही है, आज भी कर रही है। ओके, और आगे देखिए क्या है, सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक कारण भी हैं इसके असमानता के। कौन कौन से कारण हैं? पहला है जातिगत भेदभाव। इसकी पुष्टि किसने कर दी? बिहार का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो आया उसने इस चीज़ की पुष्टि कर दी कि जाति के कारण आय असमानता होती है। यूज करना सीखिए, आपके पास जो फैक्ट और डेटा है उसको कनेक्ट करना सीखिए। लेकिन क्या केवल जाति के कारण ही होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन जाति आय में अपना बदलाव को दर्शाती है, ये तो तय है। ये तो आपने देखा है कि जहाँ EBC SC और ST के 50% से भी ज़्यादा लोग किस में आते हैं, तो अति कम आय वाले समूह में शामिल हो जाते हैं। लैंगिक असमानता, शिक्षा तक पहुंच का अभाव भी एक कारण है असमानता का। और अगला जो कारण है ये 2024 में डराने वाला है बहुत सारे लोगों को जो कंपनी प्राइवेट सेक्टर में काम करते। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुन लेना। क्या है न्यूज? विप्रो कंपनी का नाम सुना है आपने? भारत में इंजीनियरिंग वालों के लिए मास रिक्रूटमेंट करती है विप्रो, इन्फोसिस, ये सब है ना। मतलब कि कम सैलरी पर ही सही, लेकिन जॉब देती है, ठीक है। विप्रो कंपनी का मार्जिन बहुत कम है, यानी कि जितना खर्चा करती है और लाभ जो अर्जित करती है उसमें मार्जिन कम रहता है इसका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोज़गार देती है। इसने अनाउंस किया है जितने भारत में IT फर्म है उनमें सबसे कम मार्जिन इसी का है। कल ही इसका न्यूज़ देखा है मैंने, कल ही आया था कि विप्रो कंपनी भारी स्तर पर छटनी करने जा रही है। बहुत ही भारी स्तर पर छटनी किया जाएगा। यही नहीं, इन्फोसिस से लेकर भारत की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, ट्विटर, दुनिया भर की जो भी कंपनी ले लेंगे IT फर्म्स, 2024 ईस्वी छटनी का वर्ष होगा। उसमें भारी स्तर पर छटनी किए जाएंगे। ऑटोमेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, AI को बढ़ावा दिया जाएगा, मार्जिन बढ़ाया जा रहा है। क्यों मार्जिन बढ़ाया जा रहा है? कभी सोचा है आपने? कंपनी में जब जॉब से हटाया जाता है, क्या आपको लगता है किसको हटाया जाता होगा? सबसे हाई लेवल के अधिकारियों को, मिडिल लेवल के, लो लेवल के। सबसे पहले कैंची चलती है मिडिल लेवल वालों पर, फिर चलती है लो लेवल वालों पर, उसके बाद ज़रूरत होती है तब हाई लेवल में प्रवेश किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं आय असमानता को बढ़ावा देगा। जहाँ पर कंपनी के मालिक क्यों इतना खरबों कमाते हैं भाई, एम्प्लॉय क्यों इतना कम कमाते हैं? कभी सोचा है आपने क्यों? तो बस इसी कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी विकास, आर्थिक सहयोग विकास परिषद OECD के अनुसार समावेशी विकास ऐसा आर्थिक विकास है जो संपूर्ण समाज में उचित रूप से वितरित होता है, सभी के लिए अवसर पैदा करता है। जब भी आपसे इंक्लूसिव ग्रोथ या इकोनॉमी में कोई भी चीज़ पूछा जाता है तो अगर उसका समुचित आपको एग्जाम्पल देना हो या परिभाषा देना हो तो कृपया करके रेफरेंस आधारित दीजिए। जैसे OECD के अनुसार समावेशी विकास क्या होता है? समाज में सभी तक सभी चीज़ों का समान रूप से पहुँच हो, वही समावेशी विकास कहलाता है। ओके, इसका अर्थ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आवश्यक सेवाओं तक गरीबों की पहुंच सुनिश्चित करना, इनमें अवसर की समानता प्रदान करना, शिक्षा कौशल विकास के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना आदि शामिल है। अवसर की समानता की जब आप बात करते हो तो किसको जोड़ोगे आप यहाँ पर? रिजर्वेशन पॉलिसी को जोड़ोगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी अवसर की समानता के लिए ही स्थापित किया गया था। कि उस समय आपने 12th फेल मूवी का वो डायलॉग सुना है कि आप डिजर्विंग हैं, आपसे ज़्यादा लोग तो काबिल हैं हमारे पास, क्यों दे आपको जॉब? तो उन लोगों से ज़्यादा मैं डिजर्विंग हूँ इसलिए, है ना। तो वो इंटरव्यू का सीन याद कीजिए, वही है क्या? अवसर की समानता प्रदान करना। कौन किस परिस्थिति से आ रहा है उसको थोड़ा सा अवसर की समानता जब तक हम प्रदान नहीं करेंगे तब तक वो इस मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकता है। समावेशी विकास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाएं, मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, समग्र शिक्षा योजना 2.0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सब के सब इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए लाया गया है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए लाया गया है। इसके अलावा और कौन से हो सकती हैं? इसके अलावा जो किसानों को दिया जाता है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसमें 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है, वो भी किस में आएगा? इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाएगी उसमें भी। जिसमें भी वित्तीय या किसी भी रूप से गरीब तबकों को मदद दी जाती है, गरीब तबके जातिगत रूप से भी हो सकते हैं, सामाजिक रूप से भी हो सकते हैं, वो सब के सब इंक्लूसिव ग्रोथ वाली योजनाओं में शामिल होंगे।
इंक्लूसिव ग्रोथ मेंस में काफ़ी बड़े स्तर पर पूछा गया, यूपीएससी में भी, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और बीपीएससी में डायरेक्टली तो नहीं पूछा गया है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको अगर इकोनॉमिक्स में लिखना है तो उसके में आपको यूज करना पड़ेगा इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह टर्मिनोलॉजी का। पीटी में भी पूछा जा सकता है कि निम्न से कौन सी योजना इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने आवश्यक कदम कौन कौन से हैं? समावेशी ढांचे को समर्थन देना, संवैधानिक प्रावधान लागू करना, प्रगतिशील कराधान को लागू करना, अनुपात करों के रूप में चुकाते हैं। इन सभी माध्यमों को जब हम लागू करेंगे, कर प्रणाली को जब हम अच्छा बनाएंगे, सरकार की नीतियों में सुधार करेंगे, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज चीज़ों को पहुँचाएंगे, तब जाकर हमारा क्या बनेगा, हमारे देश में असमानता कम होगा। आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री शायद नहीं पढ़ा है। फ्रांस की क्रांति किसी ने पढ़ा है क्या? पढ़िएगा, वहाँ पर भी इसी तरह के डेटा आपको सामने आएंगे, जहाँ पर 1% लोगों के पास 70% संपत्ति, ये संपत्ति वो संपत्ति। आर्थिक कारण जब फ्रांस की क्रांति का पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। समस्याएं जो होती है इस तरह की आर्थिक असमानता, ये सोशल अनरेस्ट को पैदा करती हैं कहीं ना कहीं। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो अनरेस्ट पैदा होती हैं, ठीक है। इसलिए सरकार को विशेष रूप से इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि कई सारे डेटा अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। वो दुनिया की कोई एजेंसी दूर बैठे बैठे कैसे भारत का अंदाज़ा लगा सकती है। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन पॉइंट्स का खंडन भी करना है। ठीक है, हम डेवलपिंग नेशन हैं, हमारे देश में खामियां हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हम पूरी खामी से ही भरे पूरे हुए हैं। बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है, बस देखने का नज़रिया एक बदलना चाहिए। पढ़ाने के लिए मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी भी एक पक्षी होकर अपने आंसर को मत लिखिएगा। मैं आर्टिकल इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपकी समझ और सोच विकसित हो सके। आप एक पक्षी हो जाएं इसलिए मैं आर्टिकल नहीं पढ़ाता हूँ। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की खासियत ये है कि ये वामपंथी न्यूज़पेपर्स होते हैं, इसलिए थोड़ा सा बच के अपनी विचारधारा पर इसका प्रभाव मत पड़ने दीजिएगा। आंकड़े देखिए, फैक्ट देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, बस इतना तक ही ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला है कि कल राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण था, कहाँ पर, सदन में। ये देखिए सेंगोल लेकर जा रहे आगे आगे, स्पीकर के पास लगा देंगे। ये राष्ट्रपति महोदया हैं, ये प्रधानमंत्री जी हैं, है ना। सब लोग जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, संसद भवन में जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया हर वर्ष अब सुनिएगा ध्यान से, बजट सेशन शुरू होने से पूर्व कल उन्होंने अभिभाषण दिया है। आज से बजट सेशन, या आज हो सकता है राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा हो और कल से बजट शुरू हो जाए। बजट सेशन शुरू होने से पहले राष्ट्रपति महोदया जो होती हैं वो क्या देंगी, तो अपना उन्होंने भाषण दिया है। और ये जो भाषण देती हैं ये लिखित होता है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा लिखित होता है। इसमें जो सरकार लिख कर देती है केवल और केवल उसी को पढ़ना होता है, लाइन बाय लाइन। इसीलिए बहुत सारे मुद्दों का आपको चर्चा मिला होगा। जो सरकार के एजेंडा होते हैं और जो आने वाले समय में सरकार का एजेंडा होने वाला है, उन सभी चीज़ों की एक तरह से परिचर्चा किस में की जाती है, तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में की जाती है। एक वर्ष में कितनी बार, कम से कम एक बार तो जरूर होगा बजट सेशन के पश्चात। लेकिन नए सरकार का जब गठन होता है उसके पश्चात भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। ओके, आगे बढ़ें। अगला इसको मैं बताऊंगा, उससे पहले बजट सेशन की चर्चा करते हैं। बजट सेशन की चर्चा क्या करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का कल बयान है, और हर वर्ष ही यही होता है। हर वर्ष मतलब हर 5 वर्षों पर यह चीज़ रिपीट होता है कि जब लोकसभा चुनाव में जाने वाली होती है गवर्नमेंट, तो अंतरिम बजट पेश करती है। अंतरिम बजट का मतलब क्या है कि अभी बाकी बचे हुए दिन के लिए, जब कब तक के लिए, तो जून जुलाई तक के लिए, जून तक के लिए, क्योंकि मई में नई सरकार का गठन हो जाएगा, तो जून में हो सकता है कि लोकसभा का सत्र शुरू हो। तो जून तक के लिए भारत सरकार को पूरे देश भर के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, और अंतरिम बजट इसीलिए लाया जाता है कि हम अभी बाकी बचे हुए अपने सरकार के कार्यकाल के लिए अंतरिम बजट की हम घोषणा कर देते हैं। उसके पश्चात हम संपूर्ण बजट कब लाएंगे, तो जब नई सरकार का गठन हो जाता है उसके पश्चात लाया जाता है। अंतरिम बजट पता चल गया। ओके, अंतरिम बजट में सामान्य तौर पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हालांकि ऐसा होता है, अभी मैं बजटीय प्रावधान पर ले चलूँगा आपको। सामान्य तौर पर अंतरिम बजट में नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती, लेकिन कई बार अपवाद स्वरूप घोषणाएं की गई है। अब मैं आपको क्या करूंगा, तो बजट संबंधी जितने संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल 112, 113 जितने भी हैं, उन सभी को मैं पढ़ाऊंगा। ध्यानपूर्वक आप भी पढ़ेंगे और वहां से आपके पीटी में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि वो बजट से संबंधित आर्टिकल होते हैं इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या आर्टिकल है। बजट से जुड़े विभिन्न संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल 112
क्या संविधान में बजट शब्द का जिक्र है, चर्चा है? तो नहीं, संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द की वर्ड की बजट वर्ड नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। ओके। सरकार को हर वित्त वर्ष के लिए संभावित खर्च और आमदनी का ब्यौरा पेश करना होता है। राष्ट्रपति की अनुमति से वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है, इसी को बजट कहा जाता है। खर्च का अनुमान 2 हिस्सों में बांटा जाता है, पूंजी व राजस्व। पूंजी खर्चा कैपिटल और राजस्व आपको पता ही होगा। साथ ही पूरे व्यय को प्रभारित व मतदान की श्रेणी में दिखाना जरूरी होता है। आमदनी को पूंजी और राजस्व बांटकर दिखाया जाना चाहिए। ओके। अब देखिए, यूपीएससी ने 2022 ईस्वी में सवाल पूछा, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, कि बजट भाषण जो होता है इतना लंबा क्यों होता है, बजट में इतने सारे डॉक्यूमेंट क्यों होते हैं। अलग अलग ऑप्शन दे दिए। पीटी का सवाल है, बड़ा ही कठिन सवाल था वो, लेकिन इस यूपीएससी का सवाल है तो इसकी खूबसूरती यही है। बहुत ही अद्भुत सवाल था, आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा क्या था सवाल। बजट इतने बड़े क्यों होते हैं, इतने लंबा भाषण क्यों होता है? तो वो होता है FRBM एक्ट 2003 के कारण, यही उसका आंसर था। क्योंकि बहुत सारे प्रावधान जोड़े जाते हैं, हटाए जाते हैं, राजस्व को मेंटेन करना होता है, बहुत बड़ा सा होता है बजट का भाषण। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सवाल पूछा था यूपीएससी ने। अनुच्छेद 113, यह अनुमानित खर्च से जुड़े संसदीय प्रक्रिया से जुड़ा है। इसके मुताबिक किसी भी प्रभावित खर्च को संसद बहस के लिए लाया तो जा सकता है, लेकिन उसे मतदान के लिए नहीं रखा जा सकता। दूसरी ओर मतदान वाले खर्च को अनुदान मांग के रूप में लोकसभा मंजूर कर सकती है, खारिज कर सकती है या फिर कमी कर सकती है। कोई भी अनुदान मांग राष्ट्रपति की मंजूरी के बगैर संसद में नहीं लाया जा सकता है। ओके। आर्टिकल 113 अनुदान की मांग से संबंधित हो गया। 114 किससे संबंधित है? अनुदान मांग पारित हो जाने के बाद लोकसभा में सरकार संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए विनियोग विधेयक पेश करती है। अनुदान की मांग जब पारित हो जाता है तो उसके बाद से अब संचित निधि देश का एक तरह से खजाना बोल सकते हैं सामान्य अर्थों में। जितना बाहर से पैसा लेते हैं या बाहर पैसा चुकाते हैं वो सब इसी के तहत होता है। संचित निधि पेश करती है। भारत सरकार की संपूर्ण आय संचित निधि में जमा होता है, संपूर्ण व्यय भी संचित निधि से होता है। इसलिए संचित निधि से जब भारत सरकार को पैसा लेना है तब क्या होगा? सरकार को विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। आर्टिकल 114 के तहत विनियोग विधेयक की चर्चा की गई है। संसद की अनुमति से ही संचित निधि से धन लिया जा सकता है। यहाँ तक कि अनुपूरक अनुदान मांग और अतिरिक्त अनुदान मांग मंजूर होने के बाद भी विनियोग विधेयक पेश करना जरूरी है, जिस पर लोकसभा की मंजूरी के बाद ही संचित निधि से धन निकाली जा सकती है। अनुदान मांग का आपका विधेयक पारित हो गया, फिर भी आपको संचित निधि से 1 रुपया भी अगर आप निकालोगे तो जब तक आर्टिकल 114 के तहत विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा, लोकसभा मंजूरी नहीं देगी, सरकार 1 रुपया नहीं निकाल सकती। ठीक है। 115 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण में स्वीकृत योजना या रकम के बाद किसी नई योजना को लागू करने या पहले से चल रही योजना में ज़्यादा खर्च के लिए अनुपूरक अनुदान मांग की जाती है। मतलब सरकार ने बजट में जो योजना दिया उसके अलावा कोई योजना शुरू करना है या पहले से कोई योजना चल रही है उसके लिए और धन चाहिए, तो उसके लिए अनुपूरक अनुदान लाना पड़ता है आर्टिकल 115 के तहत। ये सब ध्यान में रखिएगा। कई बार ये आर्टिकल देकर आपसे यही पूछ लेगा विनियोग विधेयक के लिए कौन सा है, अनुपूरक अनुदान के लिए कौन सा है। ओके। और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे व्यय के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। फिर विनियोग विधेयक के जरिए संचित से पैसा निकाला जा सकता है। अतिरिक्त अनुदान के तहत किसी वित्त वर्ष मंजूर व्यय से ज़्यादा होने पर भी संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। मान लीजिए 1 वर्ष के लिए भारत सरकार ने 100 रुपया लिया था, लेकिन 100 रुपया कम पड़ गया, कहीं पर कोई डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गया, कोई और चीज़ आ गया, जिसके कारण सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जैसे कोरोना जैसे महामारी आ गई, सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ गया, तो क्या करेगा? अतिरिक्त अनुदान के लिए भी आर्टिकल 115 के तहत में आप जा सकते हो लोकसभा, फिर वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। अगला है आर्टिकल 116। अब आर्टिकल 116 जो है वही है, अभी चर्चा में है। क्या है इसमें? देखिए, चुनावी वर्ष में लाया जाता है, जिसके जरिए वित्त वर्ष के किसी भाग के दौरान व्यय के लिए संसद से मंजूरी ली जाती है। कोई वित्त वर्ष है चल रहा है, उसका कोई एक भाग है जिसमें सरकार के पास पैसा नहीं है, अब उस भाग व्यय करने के लिए तो सरकार यहाँ से पैसा लेगी। प्रत्यानुदान किसी अप्रत्याशित मांग से निपटने का भी व्यय है, जिस मांग का जिक्र वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं दिया जा सकता है। अपवाद अनुदान किसी भी अपवाद स्वरूप मांग के लिए व्यय का प्रावधान है, जिसका जिक्र किसी स्वीकृत योजना में नहीं होता है। संसद की मंजूरी के जरिए इस व्यय से निपटने के लिए संचित निधि से पैसा लिया जा सकता है। आर्टिकल 116 इसी के लिए यूज किया जाता है कि ऐसे खर्चे जिनका जिक्र नहीं था वार्षिक वित्तीय विवरण में, बजट में सरकार को खर्चा करना है, या शेष समय के लिए वित्तीय वर्ष के शेष समय के लिए अब सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार को पैसा खर्च करना है, तो कहाँ पर जाएगी? आर्टिकल 116 के अनुसार
संसद जाएगी, लोकसभा से पारित करवाएगी, तब जाके संचित निधि से पैसा मिलेगा। संचित निधि मतलब देश का खजाना। ओके, आर्टिकल 117 बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है? वित्त विधेयक और धन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही पेश किया जा सकता है। ऐसे ही विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 265 क्या है? कोई भी कर तभी लगाया जा सकता है जब उसकी वसूली की जा सकती है, जब तक विधि में उसका कोई प्रावधान नहीं कर दिया जाए। अगला क्या है? मतलब आर्टिकल 265 ये कहता है कि जब तक कोई रूल नहीं होगा, जब तक कोई एक्ट नहीं होगा, तब तक कोई कर नहीं लगा सकते। बात खत्म। अनुच्छेद 266 सभी तरह के राजस्व, ऋण से जुटाई रकम, फिर ऋण अदायगी से मिली रकम भारत के संचित निधि में जमा होगा। इन सब के अलावा सरकार के लिए जनता से जुटाई गई किसी भी तरह की रकम लोक लेखा में जमा कराई जाएगी। संचित निधि से संबंधित आर्टिकल 266 है। अनुच्छेद 267 क्या है? यह अनुच्छेद आकस्मिक निधि से जुड़ा हुआ है। यह अग्रिम व्यवस्था है जो राष्ट्रपति के अधीन होता है। आकस्मिक मतलब कोई आपातकाल की सिचुएशन हो गई, भारत सरकार को अभी तुरंत पैसा चाहिए, तो अभी तुरंत तो लोकसभा कार्रवाई करके उसमें जाकर भारत सरकार पैसा मांग कर तो नहीं आएगी, तो फिर जाती है। यहाँ किसी भी तरह के अप्रत्याशित व्यय से निपटने के लिए इस निधि से रकम का इंतजाम किया जाता है। राज्यों में विधायिका को भी राज्य स्तर के आकस्मिक निधि की व्यवस्था करने का प्रावधान है। ये सब के सब आर्टिकल एक तरह से राज्य के लिए भी लागू होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बस इस आर्टिकल में चेंज कर दीजिएगा, राज्य के लिए आर्टिकल बदल सकते हैं और कुछ भी नहीं चेंज होता है, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। अनुच्छेद 275 इस अनुच्छेद से भारत के संचित चुनिंदा राज्यों को सहायता अनुदान मुहैया करवाने की व्यवस्था की गई है। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जिसको राज्य के और केंद्र के बजट से जुड़ा हुआ मानकर चलिएगा। राज्यों के संबंध में आर्टिकल की संख्या केवल बदल जाएगी, शब्द सभी के सभी वैसे ही रहेंगे। बजट पारित होने दीजिए, अंतरिम बजट है और इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आया है अभी तक, तो आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है कि अभी भाई बजट में कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार चुनाव के बाद तो बजट लाएगी ही। 70 बीपीएससी से पहले तो चुनाव बजट तो आ ही जाएगा, तो बीपीएससी में जाने से पहले तो आपको बजट पढ़ना ही पड़ेगा, कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। अभी जो बजट आएगा वो अंतरिम होगा, छोटा सा बजट होगा। लेकिन चुनाव के कारण कई बार सरकारें क्या करती है ना कि जम के घोषणाएं करती है। अंतरिम बजट में घोषणा कर देगी बहुत सारा, उसको लागू कब से करती है? अच्छे से पैसा वैसा लेकर, तो उसको जून जुलाई के पश्चात फिर से अगले बजट में उसमें पैसा और भी देकर उसको लागू कर देती है। तो लोक लुभावन वायदों की भी भरमार होती है। कब? तो अंतरिम बजट में कई बार ऐसे हुए हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है, ये बड़ा ही दुखदाई सा टॉपिक है। क्या है? तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट, देश का दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्टों में से नाम आता है इसका। देश में सिंचाई प्रणाली के लिए भारत सरकार के डैम वाले अगर प्रोजेक्ट आप देखोगे, उसमें सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है। अब इस परियोजना में बात ये आ रही है कि 4 साल इसको बने हुए नहीं है, 4 से 5 वर्ष हुए हैं बने हुए सही से इसको, और इसमें दरारें आ रही हैं, इसके पिलर धंस रहे हैं। जरा सोचिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े एरिया की ज़मीन को खाली करवाया हुआ, कितने सारे लोगों को हटाया गया होगा, कितने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य किए, कितना सारा पैसा खर्च हुआ होगा। 20,000 करोड़ के आसपास पैसा खर्चा हुआ है। और उस प्रोजेक्ट में धांधली कारण से, गड़बड़ी कारण से क्या हो रहा है, तो उसमें दरारें आ रही हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में डैम सेफ्टी जो कमेटी होती है वो इसका निरीक्षण करने गई थी अक्टूबर माह में। उसने देखा कि इसके पिलर धंस रहे हैं। क्यों पिलर धंस रहे भाई इतनी जल्दी, 4 वर्षों में ही? तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा हम लोग देखेंगे क्या है ये प्रोजेक्ट। उसके पश्चात से इसमें हुआ क्या, बहुत सारे इसमें खामियां सामने आ रही है। जैसे डिज़ाइन को लेकर भी खामी है कि भाई सिंचाई विभाग से बिना परामर्श लिए ही इसके डिज़ाइन में चेंज किया गया अंतिम समय में कुछ। लार्सन एंड टुर्बो LNT कंपनी निर्माण कर रही थी इसका, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे आरोप लगे हैं कि ये कंपनी ने सही से नहीं निर्माण किया इसका। इसके डिज़ाइन में खामियों की भी बात हो रही है, भ्रष्टाचार की भी बातें सामने आ रही है। तो ज़रा हम लोग कालेश्वरम प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। बाकी भ्रष्टाचार वगैरह की बातें तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यही है कालेश्वरम प्रोजेक्ट का एक फ़ोटो दिखा दिया है मैंने आपको। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने मेडीगड्ढा बैराज को लेकर अपनी रिपोर्ट में तेलंगाना सरकार को प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट के अनुसार पिलर का धंसना प्लानिंग, डिजाइन व गुणवत्ता संचालन रख रखाव विफलता बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत बने मेडीगड्ढा बैराज को एक फ्लोटिंग तैरती हुई संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है, लेकिन एक कठोर संरचना के रूप में निर्मित किया गया है। रिपोर्ट पिलर के खिसकने के कारण नींव के नीचे रेत का बहना, नींव में इस्तेमाल की गई सामग्री का अपर्याप्त भार क्षमता, निर्माण के लिए सेकेंड पाइल तकनीक का इस्तेमाल जो किया गया है, इसके कारण से क्या हो रहा है, डिजाइन में इसकी खामी है। डिजाइन में खामी का मतलब होता है कि इसके अभियंत्रण में खामी था, इसके इंजीनियरिंग में खामी है।
और इसको सही से सही भी नहीं किया जा सकता है। जब इतने बड़े स्तर पर डिज़ाइन में आपको खामी दिखे तो उसको सही करना काफ़ी कठिन काम होता है ना। तो इसके कारण से इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है। NDSA ने बैराज के पिलर 7 के पुनर्निर्माण का सुझाव दिया है कि पिलर 7 जो है उसका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। NDSA के अनुसार ब्लॉक नंबर 7 का निर्माण फिर से करना होगा क्योंकि इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। और पिलर वगैरह के निर्माण की बातें तो हो गई, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस परियोजना की शुरुआत 21 जून 2019 को की गई थी। इस परियोजना की लागत 80,000 करोड़ रुपये बताई गई है। मैंने तो 20,000 ही बोला था आपको, 80,000 करोड़। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी परियोजना है ये। यह विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट, सिंचाई और पेयजल परियोजना है। लिफ्ट, सिंचाई और पेयजल में विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है ये। इस परियोजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य तेलंगाना में बहने वाली गोदावरी नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। अन्य नदियों के पानी को लिफ्ट करने, राज्य को सिंचाई, पेयजल की सुविधा प्रदान करना, क्योंकि गोदावरी नदी समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर बहती है जबकि तेलंगाना औसत समुद्र तल से 300-650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके कारण तेलंगाना में गोदावरी सहित कई अन्य नदियों को होने के बावजूद इसके जल का लाभ नहीं मिल पाता था और इसीलिए इस पर तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बनाया गया ताकि क्या हो, ताकि यहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध हो सके, सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके। KLIP परियोजना के तहत मेडीगड्डा बैराज का निर्माण किया गया था। बैराज वो होता है डैम के पीछे का हिस्सा जहाँ पर क्या होता है, जल को संग्रहित करके इकट्ठा करके रोक कर रखा जाता है। यहीं से फिर पीने के पानी का सप्लाई किया जाता है, सिंचाई के पानी का सप्लाई किया जाता है। ओके, इस परियोजना से तेलंगाना के 13 जिलों में 18 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की योजना है। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, 3 राज्य जो हैं वो मुख्य रूप से लाभान्वित इससे हो रहे हैं। अभी भी शुरू हो गया अब तो ये प्रोजेक्ट, लेकिन शुरू होते ही इसमें खामियां नज़र आने लग गई हैं और वो खामियों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, अगला देखिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के बारे में जो मैंने शुरू में चर्चा की थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। प्रचलित मान्यता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद निर्माण 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर करवाया था। जो विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर था उसको तोड़कर करवाया गया था और इसका प्रमाण है, आंखों देखा प्रमाण है, आंख से देखा हुआ प्रमाण भी है। अगर आप ध्यानपूर्वक मस्जिद को देखेंगे तो वो मस्जिद को आपको पीछे उसका मंदिर का सिरा दिख जाएगा। पुनः निर्माण किया गया, मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बना दिया गया है। अगर आप मथुरा जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, इसमें कोई खामी, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। छुपाने से ही घाव बढ़ता है, ठीक ना। आप मथुरा जाइए, वहाँ पर स्पष्ट आपको दिखेगा मंदिर के ऊपर में डोम बनाया हुआ है इस्लामिक शैली में, ठीक है। साकी मुस्तैद खां की मासीर आलमगीरी, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस किताब को बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, इसलिए इस किताब को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक फारसी भाषा, किस भाषा में है, फारसी भाषा मासीर आलमगीरी, जो कि 1707 में इतिहास लिखा गया। औरंगजेब की मृत्यु को तुरंत बाद लिखा गया। 1706 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है, 1707 में इसको लिखा गया है। यह उल्लेख किया गया कि औरंगजेब ने वर्ष 1669 में गवर्नर अबुल हसन को आदेश देकर मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें। ASI की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के कमरे के अंदर पाए गए अरबी फारसी शिलालेख में उल्लेख है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के 20वें शाही वर्ष 1676-77 ईस्वी में किया गया था, यानी कि 20वें शाही वर्ष में औरंगजेब के इसका निर्माण किया गया था। इतिहासकार आंड्रे ट्रूसे ने लिखा है कि औरंगजेब ने वर्ष 1669 में बनारस के विश्वनाथ मंदिर का बड़ा हिस्सा ढा दिया। यह मंदिर अकबर के शासनकाल के दौरान राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान राजा मान सिंह के द्वारा किसका निर्माण किया गया था, तो इसका निर्माण किया गया था विश्वनाथ मंदिर का। मान सिंह का नाम आपने सुना है। मान सिंह ने वहाँ पर तुलसीदास वगैरह जो रहते थे, तुलसीदास अकबर के ज़माने में ही थे भाई, तो उनको भी सहायता अनुदान वगैरह प्रोवाइड करवाया था। वहाँ के संतों की भी काफ़ी सेवा की थी मान सिंह वगैरह ने, है ना। तो उसी समय इस मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन बाद में इसको तोड़ दिया गया। जिनके परपोते जय सिंह ने 1666 में शिवाजी को मुगल दरबार से भागने में मदद की थी, तो उसी मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था क्या, तो विश्वनाथ का मंदिर। ओके, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अकबर, मान सिंह, उसके बाद से जो इतिहासकार का मैंने नाम बताया आपको, ये जो इतिहास है, क्या नाम है इस किताब का, मुस्तैद खां इतिहासकार का नाम है साकी मुस्तैद खां, मासीर आलमगीरी इसका किताब है। कब लिखा गया, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। औरंगजेब के कार्यकाल को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा मध्यकाल से, और मतलब मुग़ल साम्राज्य जो है उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा। औरंगजेब की नीतियों को, कर प्रणाली को और उसके राजनीतिक प्रणाली को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। वो आपसे पीटी में सवाल ज़रूर पूछेगा इससे संबंधित। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। अगले टॉपिक पर चले। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि स्पेन देश का नाम सुना होगा आपने। कहाँ पर है, तो यूरोप में है।
भूमध्य सागर के तट पर स्थित है स्पेन। इसकी राजधानी क्या है आप मुझे बताएंगे। और यहाँ पर क्या देखा गया, तो भारी सूखा से ग्रस्त देश घोषित किया गया है ये। कई बार पीटी में यही पूछ लेता है हाल ही में कौन सा देश सूखा से गंभीर रूप से प्रभावित रहा, तो स्पेन वगैरह की आप चर्चा कर सकते हैं। स्पेन का अगर विश्व इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पर पढ़ते हो आप, नेपोलियन के साथ पढ़ते हो। नेपोलियन स्पेन का नासूर, विश्व इतिहास नहीं पढ़ते हैं आप लोग, पता नहीं सिलेबस में नहीं, इसलिए शायद बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। स्पेन का नासूर आप पढ़ते हो। नेपोलियन को बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशानी होती है। स्पेन के बारे में क्या खासियत थी, स्पेन में प्राकृतिक गुफाएं बहुत सारे थे। इसके कारण से वहाँ के लोगों ने क्या किया, स्पेन वासियों ने गुरिल्ला वॉर को अपनाया और नेपोलियन को बहुत ज़्यादा परेशान किया। गुफाओं से रह कर लड़ते थे, मारते थे, छुप जाते थे। वियतनाम वॉर अमेरिका के साथ भी यही हुआ था। तो स्पेन को बस ध्यान में रखिएगा। स्पेन का थोड़ा सा भूगोल देख लीजिएगा, कहाँ पर है, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है स्पेन। और जिब्राल्टर की जल संधि है इसके बगल में, आपको ध्यान होगा, जो किसको किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को किससे, अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है जिब्राल्टर की जल संधि। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको बस इस तरह से ध्यान रखना है, जैसे सवाल पूछता है यूपीएससी भी कि निम्न से कौन सा देश हाल ही में सूखा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा, तो स्पेन का नाम उसमें दे सकता है। उसके अलावा जैसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है, निम्न से कौन सा नहर हाल ही में सूखा से प्रभावित रहा। मैंने कुछ दिन पहले ही चर्चा की थी, किस नहर की बात की थी मैंने, पनामा नहर। 36% जहाज इसमें से कम जा रहे हैं सूखे के कारण से। ठीक है, 2024 का वर्ष आसान नहीं होने वाला है। आरबीआई ने पेटीएम पर जो एक्शन लिया उसके बारे में ये न्यूज़ था, उसमें बताया गया है कि आरबीआई ने 2018 से ही पेटीएम पर निगरानी रख रखा है। उसके बाद से इस पर बहुत सारे आरबीआई के द्वारा आरोप भी लगाए गए कि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, हम इससे जवाब मांग रहे तो जवाब भी नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर लिखा गया कि सेंट्रल बैंक डिड नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट रीजन। स्पेसिफाई एग्जैक्ट रीजन को नहीं किया है। जो अनुमान लगाया जा रहा है वो है ये कि चाइना के बहुत सारे फर्म हैं जिन्होंने इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया हुआ है किसमें, तो पेटीएम में, और उसको लेकर क्लियरफाई कौन नहीं कर रहा है, तो पेटीएम क्लियरफाई नहीं कर रहा है उसको लेकर। इसके कारण से पेटीएम पर इस तरह के जो लादे गए हैं कि अब आप वॉलेट वगैरह का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं 29 फरवरी के पश्चात पेटीएम वॉलेट का। हालांकि पेटीएम के क्रेडिट वगैरह जारी रहेंगे, बाकी वॉलेट वगैरह पर प्रतिबंध लगाने जा रही है कौन, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे सवाल पूछे जाने की संभावना कम है, नहीं पूछा जाएगा इस तरह की चीज़ों के सवाल। ओके, अगला देखिए क्या है, फाइनेंस कमीशन के जो सदस्य होंगे उनका नाम आ गया है। अरविंद पनगड़िया तो आपको पता ही होगा, इसके अध्यक्ष होंगे। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी अजय नारायण झा, ये इसके सदस्य होंगे। उसके अलावा और कौन कौन होंगे, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो और भी लोगों के नाम हैं। ये जो नारायण झा है, अजय नारायण झा, ये 15वें फाइनेंस कमीशन के भी सदस्य थे और इसके भी हैं। एनी जॉर्ज मैथ्यू, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। निरंजन राजाध्यक्ष जो हैं ये भी इसके सदस्य बने हैं। लेकिन कौन है, सौम्या कांति घोष, ये जो हैं इनको बनाया गया है ग्रुप का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए पार्ट टाइम मेंबर इन कमीशन। सौम्या घोष को पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है, बाकी लोगों को फुल टाइम मेंबर बनाया, जिसमें एनी जॉर्ज और अजय नारायण झा और निरंजन राजाध्यक्ष ये सब शामिल हैं। उसके बाद से और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कौन कौन है। तो सबसे पहले तो अरविंद पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया के पश्चात कौन है, तो ये सभी लोग हैं जो फाइनेंस कमीशन में शामिल हैं। 67th बीपीएससी जो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, 67th बीपीएससी पीटी जो कैंसिल हो गया था पीटी, उसमें फाइनेंस कमीशन से जुड़े हुए लोगों के बारे में पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के बारे में पूछा गया था। इसलिए इनके सदस्यों का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगला जो न्यूज़ है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। क्या है वो न्यूज़, अगला टॉपिक है सपिंड विवाह पर रोक। अब ये क्या होता है भाई, किस चिड़िया का नाम है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसी चिड़िया का नाम है। अगल बगल में किसी को पूछ लीजिएगा पता भी नहीं होगा। सपिंड विवाह का मतलब होता है कजन मैरिज। कजन मैरिज मुस्लिमों में, इस्लाम में तो है, परमिटेड है, दुनिया के बहुत सारे देशों में परमिटेड है, लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत ये परमिटेड नहीं है। कजन मैरिज संभव नहीं होता है। उसी को लेकर एक याचिका आई थी हाल ही में। दिल्ली उच्च न्यायालय नीतू ग्रोवर बनाम भारत संघ अन्य 2024 के मामलों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5B के संवैधानिकता की चुनौती वाली खारिज कर दी, जो दो हिंदू लोगों के एक दूसरे को सौपिंड होने की स्थिति में उनके विवाह पर रोक लगाती है। हालांकि सख्ती
वाहिनी बनाम भारत संघ 2018 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि स्वैच्छिक जीवन साथी चयन संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्र अधिकार के विपरीत विस्तारित रूप भी है, लेकिन सौपिंड विवाह को मान्यता नहीं दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। कानून को चुनौती क्यों दी गई तथा इससे संबंधित न्यायालय का निर्णय क्या था? वर्ष 2007 में एक याचिकाकर्ता की शादी को शून्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उसके पति ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया कि उसका विवाह सौपिंड विवाह था तथा महिला उस समुदाय से नहीं थी जहां ऐसे विवाह को एक प्रथा माना जाता है। कुछ समुदाय में, कुछ धर्म में कजन मैरिज को परमिशन दिया गया है, जैसे इसका एग्जाम्पल आपको मुस्लिम मिल सकता है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इसको परमिशन नहीं दिया गया। उसका अपवाद भी है, उसको मैं बताऊंगा आपको। याचिकाकर्ता ने सौपिंड विवाह प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते तर्क दिया कि प्रथा का कोई साक्ष्य न होने पर सौपिंड विवाह प्रचलित है। धारा 5 भी जो सौपिंड विवाह पर रोक लगाती है जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली प्रथा या प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देती है, संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार को उल्लंघन करती है। ये याचिकाकर्ता द्वारा बोला गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि विवाह दोनों परिवारों की सहमति से हुआ, जो विवाह की वैधता को साबित करती है कि भाई जब दोनों पक्ष राजी थे, दोनों परिवार राजी थे, इसलिए इसको अनुमति दे दिया गया। आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए? इस तरह की चीज़ों को अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कभी सोचिएगा इन चीज़ों पर, बस पक्षपातपूर्ण मत सोचिएगा, दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर सोचिएगा। दिल्ली न्यायालय का आदेश क्या है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को अयोग्य ठहराया तथा कहा कि याचिकाकर्ता ने एक स्थापित प्रथा सौपिंड विवाह का उचित सबूत प्रदान नहीं किया, जो सौपिंड विवाह को उचित ठहराने के लिए आवश्यक है। इस तरह का कोई सबूत नहीं दिया। अब सबूत क्यों भाई? सबूत देता तो खारिज हो जाता क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मान्यता दे देती क्या? हाँ, किस केस में? हिंदू धर्म में कोई एक विशेष प्रथा प्रचलित नहीं है। अगर कोई समुदाय इस धर्म के भीतर का ही ये साबित कर देता है कि उसके यहाँ ये प्रथा सदियों से चली आ रही है, तो इसको मान्यता दिया जा सकता है। कई सारे ऐसे जनजाति, कई सारे ऐसे वर्ग हैं जिनमें इस चीज़ को मान्यता दी जाती है। दक्षिण भारत में भी हिंदू परिवारों में भी अपने परिवार के भीतर शादी का प्रचलन कहीं कहीं पर देखा जाता है। ममेरी फुफेरी में शादी होता है दक्षिण भारत में। क्या उसको मान्यता नहीं दिया? तो मान्यता दिया है, क्योंकि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। उत्तर भारत में इस तरह की मान्यताएं नहीं हैं, और जिस परिवार में, जिस समुदाय में नहीं है, वहाँ पर इस चीज़ को मान्यता नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि विवाह में साथी का चुनाव विनिमय के अधीन हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने सौपिंड विवाह पर लगाए गए रोक को समानता का अधिकार को उल्लंघन सिद्ध करने के लिए कोई तर्कपूर्वक कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किया। समानता का आधार का मतलब ये थोड़ी न है कि आप किसी से कुछ भी, कोई भी शादी कर लो भाई, ऐसा थोड़ी न होता है। किस तरह का कलयुग है ये। आगे देखिए क्या है सौपिंड विवाह का क्या है। तो सौपिंड विवाह उन व्यक्तियों के बीच होता है जो एक निश्चित सीमा के भीतर एक दूसरे के निकट संबंधी होते हैं। बड़ा ही स्पष्ट कानून है अपने देश में। निश्चित सीमा के भीतर एक दूसरे के निकट संबंधी हैं आप, तो आप में ये चीज़ नहीं हो सकता है। सौपिंड विवाह को HMA की धारा, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, क्योंकि दो व्यक्ति एक दूसरे को सौपिंड कहे जाते हैं यदि एक व्यक्ति सौपिंड रिश्ते की सीमा में दूसरे का वंशज है। यदि उनमें से प्रत्येक के संदर्भ में सौपिंड संबंध के सीमा के भीतर एक सामान्य वंशानुगत लग्न हो तो उनको कहा जा सकता है। रैखिक लग्न क्या होता है? हिंदू मैरिज एक्ट प्रावधानों के अनुसार मातृपक्ष की ओर से एक हिंदू व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो ऊर्ध्वाधर रेखा में उनके 3 पीढ़ियों के भीतर हो। पितृपक्ष की ओर से भी निषेध व्यक्ति की 5 पीढ़ियों के भीतर किसी पर भी लागू होता है। मातृपक्ष के भीतर 3 पीढ़ी तक और पितृपक्ष के भीतर 5 पीढ़ी तक आप किसी से भी इस तरह से विवाह नहीं कर सकते। व्यवहार में इसका मतलब हुआ कि अपनी मातृपक्ष की ओर से कोई व्यक्ति अपने भाई बहन पहली पीढ़ी, माता पिता दूसरी पीढ़ी, दादा दादी तीसरी पीढ़ी या किसी ऐसे व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते जो तीनों पीढ़ियों के भीतर इस वंश को साझा करते हों। पितृ में भी 5 तक आप ले सकते हो। ये इस प्रकार से आप फोटो को समझ सकते हो। मेल फैमिली और फीमेल फैमिली, आपकी मम्मी के फैमिली और आपके पिताजी के फैमिली के भीतर की बातें हो रही है ना। इस चीज़ को रोक लगाया गया है। ओके, अब देखिए आगे क्या है कि यदि कोई विवाह सौपिंड विवाह होने की धारा 5 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो यही ऐसी कोई स्थापित प्रथा नहीं है। इस तरह की प्रथा अनुमति देती हो तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि विवाह शुरू से ही अमान्य है। ऐसा माना जाएगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, आपने अवैध मैरिज को बढ़ावा दिया है। सौपिंड विवाह के विरुद्ध निषेध का अपवाद क्या है?
रीति रिवाज सौपेन विवाह की अनुमति देते हैं, ऐसे विवाह को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। वर्षों पुरानी रीति रिवाज प्रथाएं चली आ रही है, क्योंकि देश में इतनी ज़्यादा विविधता है कि एक कानून के तहत आप किसी को भी नहीं बांट सकते। हिंदू धर्म में तो और भी ज़्यादा विविधता है। जो किसी देवी देवता को पूजा नहीं करते हैं, मानते नहीं, वो भी हिंदू कहलाते हैं। चार वाक को पढ़िए जरा, वो तो क्या है, जो दिख रहा है वही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है ना। तो इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रावधान भी रखा गया है कि भाई उसमें कज़न मैरिज को अनुमति मिल सकता है, जिनमें क्या हो कि भाई बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही हो, रीति रिवाज हो उनका, उनमें हम इस चीज़ को परमिट कर सकते हैं। बाकी जगहों पर ये परमिट नहीं किया जाता है। क्या दुनिया भर में और ही जगहों पर प्रचलित है ये? बिल्कुल, फ्रांस और बेल्जियम में मान्यता है, पुर्तगाल में भी इस चीज़ की मान्यता है, मैरिज कर सकते हैं वो आप। आयरलैंड, वहाँ पर समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के बावजूद आयरलैंड गणराज्य में अनाचार पर कानून समलैंगिक संबंधों वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। इटली में अनाचार को केवल तभी अपराध माना जाता है जब इसका परिणाम सार्वजनिक घोटाला हो वगैरह वगैरह। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी 50 राज्य अगमता विवाह पर रोक लगाते हैं। हालांकि सहमति देने वाले वयस्कों के बीच अनाचारपूर्ण संबंधों संबंधी कानूनी भिन्नताएं हैं। न्यू जर्सी और रोड आइलैंड में सहमति से वयस्क अगम्यतात्मक संबंधों की अनुमति दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए, अपने देश का ध्यान रखिए, दुनिया में क्या हो रहा है उसको ध्यान रखिए, क्या फ़ायदा अभी है ना। अपने देश में क्या है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इसको परमिशन नहीं दिया गया। उसके अपवाद क्या हैं? अपवाद ये है कि अगर बरसों पुरानी प्रथा है, रीति रिवाज के नाम पर इसको बढ़ावा मतलब रोक नहीं लगाया जाता है। बाकी इस पर रोक है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। मातृपक्ष में 3 पीढ़ी तक, पितृपक्ष में 5 पीढ़ी तक आप इस पर क्या कर सकते हो, इसमें मैरिज अलाउ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। काफ़ी सारे चीज़ों को पढ़ा है हमने, कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।